में क्या प्रिपरेशन करनी होती है, सब कुछ हम लोग इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहली चीज पहली चीज तो ये मूड कोर्ट होता क्या है। तो मूड कोर्ट बेसिकली मूड कोर्ट एक सिमुलेशन लीगल एक्सरसाइज होती है जिस जो लॉ स्टूडेंट्स को दी जाती है मॉक एडवोकेसी के लिए। इसमें बेसिकली लॉ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल केस पे वर्क करते हैं, जिसमें एक पैनल ऑफ जज उनकी फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए उनके स्किल्स को चेक करते हैं। उनकी ड्राफ्टिंग, उनके बोलने का तरीका, उनकी मूटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, सब इसमें चेक किया जाता है। सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा मूड प्रॉब्लम। मूड प्रॉब्लम क्या होती है? मूड प्रॉब्लम एक केस या हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जो कि लॉ स्टूडेंट्स को दिया क्या होता है, जिस पे पार्टिसिपेंट्स का काम होता है रिसर्च करना, फैक्ट्स पे इश्यूज बनाना और उसी हिसाब से कोर्ट केस पे वर्क करना, जो मूड कोर्ट केस है। इसमें टोटल 5 पार्टीज होती हैं। पहली होती है एप्लेट, जिसको पिटिशनर, प्लेंटिफ या फिर प्रोसिक्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होती हैं। वो केस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर क्रिमिनल केस है तो प्रोसिक्यूशन, अगर सिविल केस है तो एप्लेंट या प्लेंटिफ या, और दूसरी पार्टी होती है एप्लिस या रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट। जैसे मैंने बताया पिछले बार की तरह, ये केस के नेचर के हिसाब से पार्टीज के नाम अलग अलग होते हैं। फिर आते हैं जजेस। एक पैनल ऑफ जज होते हैं जो बेसिकली वोटर्स के यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके काम को जज करते हैं, उनकी बातों को जज करते हैं, उनके अगेंस्ट क्वेश्चन रेज करते हैं। बेंच काउंसिल, कभी भी मूड कोर्ट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट जज से को एड्रेस नहीं करते। तो बेसिकली बेंच काउंसिल जो होते हैं वो बीच के मीडिएटर होते हैं, जो ये रोल प्ले करते हैं कि जो भी बात उन्हें करनी है जज से, या कोई भी डॉक्यूमेंट जज को दिखाना है, तो वो डॉक्यूमेंट बेंच काउंसिल ही जज तक पहुंचाते हैं। फिर है ऑब्जर्वर्स या फिर ऑडियंस, जो कि बेसिकली उधर ही प्रेजेंट होते हैं और उधर ही वो बैठ के पूरे प्रोसीडिंग को देखते हैं। ये हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस पर एक प्रेशर की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि ये लोग जब बैठे होते हैं ये लोग बातें सुनते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। ये सब चीजें पार्टिसिपेंट्स को फोकस करने में दिक्कत क्रिएट करती है और ये उनके वो मूटिंग स्किल्स को सुधारती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप फोकस नहीं हो या अगर आप मूड कोर्ट में ऐसे में फंस जा रहे हो तो कोर्ट में आप कैसे कर पाओगे जहाँ पे बाहर एक बंदा नमकीन बेच रहा है, कोई समोसा खा रहा है, कोई आपस में परेशान होकर बात कर रहा है, कोई रो रहा है। आपको सब कुछ को इग्नोर करके अपने बात पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। तो अब आते हैं हम लोग हमारे जो मूड कोर्ट ब्रीफ है, जिसको मेमोरियल भी बोलते हैं, उसके लेआउट पे। सबसे पहले उसमें आ जाता है कवर पेज। इसकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसको आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ एब्रिविएशन, इंडेक्स एंड अथॉरिटी, स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इशू रेज्ड, समरी ऑफ आर्गुमेंट्स, एडवांस आर्गुमेंट एडवांस एंड प्रेयर। ठीक है। इसके बाद जो प्लेंटिफ होता है, जो पिटिशनर होता है, उसकी फाइल जनरली रेड कलर की होती है और रिस्पोंडेंट की ब्लू कलर की। ये जनरली होता है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे इसका अलग भी होता है, तो ये कोई बेसिक वो नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली केसेस में रेड प्लेंटिफ की होती है और ब्लू डिफेंडेंट की। अब हम लोग देखते हैं कवर पेज में क्या क्या होता है। कवर पेज में आपका आ जाता है सबसे पहले तो केस का नाम। केस का नाम सबसे जरूरी होता है, सही से नाम होना चाहिए, तो वो चीज आपको ध्यान देनी होगी। जो इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट हो रही है उस इंस्टीट्यूशन का नाम, पार्टीज का नाम, डेट। यानी पार्टीज का मतलब यहाँ पे ये कि अगर आप प्लेंटिफ की ओर से बनाए तो प्लेंटिफ का वो प्लेंटिफ लिखेंगे, अगर डिफेंडेंट की ओर से बनाए तो डिफेंडेंट लिखेंगे। डेट एंड लोकेशन, कब ये हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है। आखिरी जुरिस्डिक्शन, किस जुरिस्डिक्शन में आप कोर्ट पे आए हो। टेबल ऑफ कंटेंट में आप लिखते हो पेज नंबर, हर कंटेंट का पेज नंबर उसमें मेंशन होना चाहिए। जो इश्यूज आप आगे डिस्कस करने वाले हो आजकल टेबल ऑफ कंटेंट में मेंशन करना आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उससे जो जज है वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट में ही इश्यूज और उससे रिलेटेड किस पेज नंबर पर उन्हें जाना है वो दिख जाता है।
फिर लेआउट ऑफ ब्रीफ कि आप उसमें क्या क्या रख रहे हो और किस पेज नंबर पे कौन सी चीज उन्हें मिलेगी, वो चीज मेंशन रहती है। टेबल ऑफ एब्रीविएशन, टेबल ऑफ एब्रीविएशन में हम लोग जो बेसिक जार्गन है यानी टेक्निकल टर्म्स है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एब्रीविएशंस उसमें दिखती हैं। और ऑफिशियल टर्म्स जैसे कि वो एमएनसी हो गया या फिर आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, इन सबको हम लोग उसमें समझा देते हैं, उसका फुल फॉर्म बता देते हैं कि अगर कोई उसकी दूसरी मीनिंग भी एग्जिस्ट करती है तो हम लोग किस वे में उसको यूज करें वो हम लोग पहले ही बता देते हैं। इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज, इसमें हम लोग जो हमारे एक वो अथॉरिटीज हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे केस लॉ विद साइटेशन, या जो लॉ जर्नल्स हम लोग रेफर कर रहे हैं, कोई रेफरेंस ले रहे हैं, या लॉ कोई इन्वॉल्व हो रहा है, वो सब चीजें हम लोग इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज में मेंशन कर देते हैं। फिर आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन। स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन बेसिकली वो जुरिसडिक्शन बताता है जिस जुरिसडिक्शन के अंडर हम लोग कोर्ट में आए हैं। जैसे हम लोग रिट पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो उधर स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन में आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में हम लोग वो फैक्ट्स बताते हैं। कई लोग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में जो मूड प्रॉब्लम है एज इट इज उसको रख देते हैं, बट बिल्कुल भी नहीं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में हमेशा आप केस के वो फैक्ट्स लिखते हो जो आपकी पार्टी के लिए फेवरेबल है, आपके क्लाइंट्स के लिए फेवर में है। हमेशा उस चीज को लिखते हो। जैसे अगर बोला जाए कि ए और बी की पॉलिटेक्निक पे झगड़ा हो गया, तो पॉलिटेक्निक चौराहा पे जो इन दोनों का झगड़ा हुआ है, उन दोनों के झगड़े में हम अगर ए की ओर से हैं तो लिखेंगे कि बी ने ए पे अटैक किया और बी की पिटाई हुई, क्योंकि और उस बी ने अपने सेल्फ डिफेंस में थोड़ा बहुत किया लेकिन इंजरी ज्यादा ए को लगी। इस वे में हम लोग रखते हैं ताकि वो चीज एक तरफा लगे और हम लोगों की साइड को बेनिफिट हो, क्योंकि कई बार जो जज होते हैं वो मूड प्रॉब्लम नहीं पढ़ के आते, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी अपनी खुद की एक बिजी लाइफ है, वो एक मूड इवेंट पे इतना फोकस नहीं करते। तो उन सिनेरियोज में वो लोग आपके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट पे ध्यान देते हैं और ये देखते हैं क्या इस चीज में इस तरह के लिखा है, तो उसी वे में आपके केस को कंसिडर करते हैं। इशू रेज्ड, इशू रेज्ड हम लोग किन किन चीजों पे इश्यूज बना सकते हैं। जुरिसडिक्शनल इशू, कि जो इस जुरिसडिक्शन पे इस कोर्ट में आना बनता भी था कि नहीं। नेक्स्ट इज सब्सटेंटिव लीगल इशू, कोई लीगल इश्यूज जो लॉज हैं, जो लॉ के फैक्ट्स हैं, जो डॉक्ट्रिन्स है, क्या उनमें से कोई इशू क्रिएट हो रहा है हमारे सर्कमस्टेंस पे। फिर प्रोसीजरल इशू, कि जो प्रोसीजर फॉलो होना था क्या वो प्रोसीजर सही से फॉलो हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसके ऊपर भी इशू हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट है एथिकल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज, जो एथिकली या प्रोफेशनली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती थी क्या उसे प्रॉपरली फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, जो एक्ट करने थे क्या किए गए, और जो चीज ओमिट की गई क्या उसे ओमिशन करना था या फिर उन्हें करके गलत किया। अगर ऐसा कोई इशू रेज होता है तो हम लोग उसको भी मेंशन करते हैं। अब बात है इश्यूज, तो आपने रेज कर दिए। समरी ऑफ आर्गुमेंट्स में हम लोग उन इश्यूज को पॉइंट्स में समझाते हैं। उसमें हम बताते हैं कि हम लोग इन इश्यूज में क्या चीज रेज करना चाहते हैं, हाइपोथेसिस बताते हैं कि आगे हम लोग क्या उस चीज पे डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट एडवांस में। इसमें हम लोग कोई रेफरेंस नहीं देते, कोई केस नहीं, कोई लॉ नहीं, सीधे सीधे हम लोग पॉइंट्स लिख देते हैं और इसके बारे में आगे डिस्कशन हम लोग आर्गुमेंट एडवांस में करते हैं। अब आर्गुमेंट एडवांस में पहले तो हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं जो इश्यूज हैं उन रेज्ड वाले उन पे। फिर उसके बाद हम लोग उसमें वो केसेस डिस्कस करते हैं जिनके जजमेंट पहले आ चुके हैं और उनके सर्कमस्टांस हमारे केस के सर्कमस्टांस से सिमिलर था। कोई लॉ जो उसमें इन्वॉल्व है उसको भी डिस्कस करते हैं। और कोटेशंस, जो कोटेशंस उसमें, हाँ, जैसा भी इसमें कोटेशन क्या होता है, जैसे कोई सर्वे हो गया, कोई रिसर्च होगी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कराई, हम उसको भी इधर यूज कर सकते हैं। या फिर कोई ऑब्जर्वेशन, ओबिटा डिक्टा, जो जजेस ने पहले के केसेस में ऑब्जर्व किए, उन ऑब्जर्वेशंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। कोई टेक्निकल रेफरेंस जो कि हो सकता है कि जजेस को नॉलेज ना हो, जैसे मेडिकल टेक्निक, मेडिकल जुरिसडिक्शन हो गया, मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस हो गया, या फिर कोई टेक्निकल फैक्ट जो कि जानने से आपके फेवर में काम हो सकता है। प्रेयर, प्रेयर में हम लोग बेसिकली अपने जज को बहुत क्लियरली प्रिसाइसली अपने जो हम लोग चाहते हैं कि वो ऑर्डर दें वो बताते हैं। और उसमें बहुत वो प्रोफेशनली हम लोग उनके आगे खड़े होते हैं, सिर झुका के उनसे प्रे करते हैं कि काइंडली हमारी ये प्रेयर पूरी करें। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीजें जो आपको याद होनी चाहिए जब आप मूड कोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो।
ठीक है। अब इसमें कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको ये हमेशा ध्यान रखनी है? तो इसमें पहली चीज आपकी आ जाती है अटायर, आपके कपड़े। आपको प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। आपका कपड़ा, शर्ट पैंट टाई शू सब कुछ एकदम साफ होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए, एकदम टॉप नॉच होना चाहिए, क्योंकि आप कैसे दिखते हो वही चीज आपके, वो क्योंकि वो जज आपको पर्सनली नहीं जानता, वो आपको सिर्फ उस मोमेंट पे देख रहा है, और जिस मोमेंट पे आप जैसे लग रहे हो वो उसी हिसाब से आपको जज करेगा। नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूड। जज से आप बातें, हो सकता है आप बहुत पोलाइटली टर्म्स यूज करो, लेकिन आपके बोलने का टोन, आपका एटीट्यूड बोलने का मैटर करता है। कम्युनिकेशन में इंसान के वोकल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, वर्ड्स सिर्फ 30% कम्युनिकेट करते हैं, बचा हुआ 70% बॉडी लैंग्वेज, टोन, पिच, ये सब चीजों से होता है। तो आपको इन सब चीजों का स्पेशली ध्यान देना है, और इस वे में बात करनी है कि आपके बातों में ग्रेटिट्यूड दिखे। प्रोफेशनलिज्म, जब आप एक म्यूट कोर्ट में जज के पास सामने जाते हो, वो कई बार अपनी पुरानी बातें याद रख के, अपनी कुछ भड़ास रख के, हो सकता है आपसे ज्यादा क्वेश्चंस करे, हो सकता है आपको डांट भी दे, गुस्सा भी कर दे, आपको दो तीन ताने भी मार दे कि आपने क्या काम किया है, कैसी फाइल बनाई है, ये क्या है। कभी भी अपना आपा मत खोए। मेरे सामने कई मूड कोर्ट में लड़की, एक लड़की रो भी दी थी, एक बार, कई बार लड़के भी रो देते, बट पॉइंट इज, वो क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म लैक कर जाती है। ऑब्वियस सी बात है, वो लॉ स्टूडेंट है, उनके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म उस लेवल पे नहीं होता है, बट आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि चाहे जितना प्रेशर हो, हम जिस प्रोफेशन में है, इस प्रोफेशन में प्रेशर हमारे झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो जब आपको उधर प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखना है, एक स्माइल मेंटेन रखनी है, और वो कुछ भी बोले, अगर कुछ गलती हुई तो अपोलॉजीज माय लॉर्डशिप, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, apologies my lordship, at this moment I am not able to answer this question। ठीक है, ऐसे बोल के आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंट रहो, पोलाइट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, और एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखो। प्रिपरेशन, कभी भी आप मूड कोर्ट में जा रहे हो, ये मूड कोर्ट है, इसमें बगैर प्रिपरेशन जाना है, अपना खुद का मजाक उड़वाना है। प्रिपरेशन के साथ जाओ, पढ़ के समझ के, और प्रिपरेशन के साथ जाके प्रॉपरली, तभी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे, जब आप पूरी तरह से 100% प्रिपेयर्ड हो, अपनी ओर से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो। डेकोरम, हर कोर्ट की तरह मूड कोर्ट का भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक वे होता है, उन डेकोरम्स को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो ये आपके लिए नेगेटिव मार्किंग एक्ट करता है। कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आप कभी भी जज को डायरेक्ट एड्रेस नहीं करोगे, कभी भी आपको एड्रेस करना है, आप हमेशा जो आपके जज पैनल के लोग, जो आपके बीच में लोग बैठे, उनको अप्रोच करोगे, उनके थ्रू जजेस को डॉक्यूमेंट दोगे। कभी भी प्रेयर के टाइम आपकी पूरी टीम खड़े होकर सिर झुका के प्रे करेगी। कभी भी आप जजेस से रूडली नहीं बोलोगे, या किसी टोन में नहीं बोलोगे, बोलने का एक तरीका होता है, क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका होता है। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, आई वांट टू रेज दिस क्वेश्चन अगेंस्ट द कोर्ट, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू कोर्ट, कुछ भी ऐसा नहीं बोलोगे आप। कोर्ट से क्वेश्चन नहीं करते, हमेशा जब भी आपको कोई सवाल है, आप ये बोलोगे, आई हैव आई हैव अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ, दैट व्हाई इज दिस हैपनिंग। ये बात आप बोलोगे, कभी भी अपने आप से क्वेश्चन बोल पूछोगे, कभी भी कोर्ट से नहीं। कभी भी हमेशा याद रखो, जब आप कोर्ट में हो, आप हमेशा, आपको दिखाना है कोर्ट्स को सब पता है, जो गलती है हमारी है, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन, अब देखो, तो एक ही यूनिफॉर्म में एक ही मूड प्रॉब्लम सबको दी गई है, और सब घुमा फिरा के एक ही लॉ, एक ही चीजें डिस्कस करेंगे, तो आप उसमें सबसे अलग कब दिखोगे? जब प्रेजेंटेशन आपकी अलग होगी। आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि आप सबसे अलग दिखो। आपके प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। एक चीज याद रखो, कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन दोनों साथ में आते हैं। जब आप प्रिपरेशन करते हो, आपके अंदर उस काम करने का कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हमने इतना प्रिपेयर किया है कि हम लोग कॉन्फिडेंस हो रहे हैं। अब बगैर प्रिपरेशन के जब कॉन्फिडेंस होता है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो आपके लिए हमेशा नुकसानदायक रहेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर मूड कोर्ट। कभी भी कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, कुछ डिस्कशन चाहिए हो, कोई भी, वो आपको मूड कोर्ट से रिलेटेड या इंटर्नशिप या जॉब के लिए अगर बात करनी हो, तो आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस वीडियो was brought to you by Locker and Associates and Consultants.